नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है नौरीन। कहानी पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, 5 सितारा होटल के चेक इन रजिस्टर में हस्ताक्षर करते समय शाहिद की नज़र अचानक ऊपर लिखे नाम पर गई, मिस नौरीन खान। यह नाम उसके लिए न केवल जाना पहचाना था बल्कि बहुत अपना सा था। उसने दोबारा ध्यान से देखा, मिस नौरीन, और पता था न्यू जर्सी का। उसे यकीन होने लगा कि यह वही नौरीन है जो उसकी सहपाठी थी, उसकी दोस्त थी और उसकी सब कुछ थी। लेकिन लगभग 18 वर्षों बाद अचानक दिल्ली में शाहिद अपनी कंपनी की ओर से सेमिनार में आया था। वह अपने बेटे को भी साथ लाया था। उसका बेटा 10वीं में पास हुआ था। इसी ट्रिप में वह बेटे को दिल्ली घुमाने का वादा भी पूरा कर रहा था। शाहिद ने कमरे में सामान रखवाया एवं बेटे को हाथ मुंह धोने को कहकर स्वयं बाहर चला गया। हिम्मत कर रहा था कि कैसे बगल के कमरे की घंटी बजाए यदि कोई और हुई तो, मगर उसने हिम्मत करके हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाजा स्वयं ही खुल गया और उसके सामने सचमुच वह खड़ी थी, नौरीन, उसके सपनों की रानी, नीली आंखों और भूरे बालों वाली नौरीन। बीते 18 वर्षों में वह पहले जैसी 20 वर्षीय चुलबुली तो नहीं रह गई थी, परंतु बेहद सौम्य, शिष्ट, सुंदरी प्रतीत हो रही थी। उम्र ने उसे जैसे कुछ और ही निखार दिया था। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। नौरीन के मुंह से बस इतना ही निकला, अरे तुम। फिर कुछ क्षणों बाद उसने बड़े अपनत्व से शाहिद से कहा, अंदर आओ। शाहिद और नौरीन दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहे, जैसे पहले एक दूसरे की आंखों में खो जाया करते थे। शाहिद पहले भी कम बोलता था, अतः मुश्किल से इतना ही बोल पाया, कैसी हो? नौरीन चट से बोली, जिस हालत में तुमने छोड़ा था वैसी ही। शाहिद यह तय नहीं कर पाया कि वह व्यंग कर रही है या अपनी भावनाओं का इजहार कर रही है, मगर वह झेप सा गया। तुम कैसे हो? नौरीन ने हंसकर पूछा। शाहिद यह न कह सका कि वह भी वैसा ही है जैसा उसने छोड़ा था। तुम आजकल कहाँ हो? पहले प्रश्न का उत्तर न पाकर भी नौरीन ने दूसरा प्रश्न कर दिया। इस बार शाहिद को जवाब देना ही पड़ा। वहीं हूँ, लखनऊ में, और फिर अपनी कंपनी के कारोबार के बारे में बताने लगा। यहाँ एक सेमिनार में आया हूँ, साथ में बेटा भी है। तुम्हारा बेटा तो अब बड़ा हो गया होगा? हाँ, 10वीं पास की है। वैसे तुम आजकल कहाँ हो? शाहिद ने कहाँ पर अधिक बल दिया। नौरीन इस बार नहीं कह सकी कि जहाँ छोड़ा था वहीं, क्योंकि जहाँ से वे बिछुड़े थे समय उन्हें उससे बहुत आगे ले गया था। लखनऊ यूनिवर्सिटी में वह JNU दिल्ली गई, वहाँ से छात्रवृत्ति लेकर लंदन गई और वहाँ 5 वर्षों का अनुभव लेकर अमेरिका चली गई। पिछले 5 वर्षों से वहीं अध्यापन कार्य कर रही थी। यहाँ वह यूनिवर्सिटी की ओर से एक सम्मेलन में भाग लेने आई थी। तुम अकेली आई हो? शाहिद ने पूछा, लेकिन फिर उसे लगा कि यह प्रश्न सही नहीं है। शायद उसकी जिज्ञासा थी कि उसके जीवन में और कौन है। हाँ, अकेली नहीं, मेरे साथ मेरे एक साथी भी आए हैं। हम दोनों को इस सम्मेलन में अपने अपने पर्चे पढ़ने हैं। कैसी अजीब बात थी। दोनों कॉलेज में विज्ञान के विद्यार्थी थे, लेकिन जब मेडिकल में दाखिला नहीं मिला तो दोनों ने अर्थशास्त्र में प्रवेश ले लिया। एक कंपनी में उच्च अधिकारी था और दूसरी MBA के छात्रों को पढ़ा रही थी। तुम कहीं जा रही थी? हाँ, नीचे नाश्ता करने। चलो साथ ही नाश्ता करें। शाहिद ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी नौरीन ने याद दिलाया, अपने बेटे को भी बुला लो। शाहिद तो बेटे को जैसे भूल ही गया था, या यूँ कहें कि बीच के 18 वर्ष जैसे कहीं खो गए थे। हाँ हाँ कहता हुआ वह अपने कमरे में गया और बेटे को नौरीन से मिलवाया। यह मेरा बेटा है फैज, और यह है नौरीन। एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए न्यू जर्सी से आई हैं। इससे आगे वह कुछ न बता सका। फैज ने आदाब आंटी कहा और इस तरह स्वयं ही एक रिश्ता बन गया। फैज, तुम नीचे नौरीन के साथ चलो, मैं हाथ मुंह धो कर आता हूँ। नौरीन फैज को लेकर डाइनिंग हॉल में आई। यहाँ तरह तरह का नाश्ता सजा था, मगर उसने टेबल सर्विस के लिए कहा, क्योंकि जो उसे चाहिए था वह वहाँ नहीं था। फिर फैज की फरमाइश पूछी, हैमबर्गर और कॉफ़ी। फैज ने चहक कर कहा, शायद वह जूस कहकर अपने को बच्चा नहीं बताना चाह रहा था। नौरीन ने अपने और शाहिद के लिए गोभी के पराठे और लस्सी मंगवाई। फैज अचंभे से बोला, आंटी गोभी के पराठे और लस्सी तो डैडी को बहुत पसंद है, मगर यहाँ 5 स्टार होटल में? नौरीन हंसी,
बेटे, मुझे गोभी के पराठे और दाल चावल बहुत पसंद है, लेकिन मैं जहाँ हूँ वहाँ यह सब कहाँ। जिसके पास जो नहीं होता वह उसी की चाह करता है। तुम जानते हो, मैं और तुम्हारे डैडी एक साथ पढ़ते थे, नौरीन ने दोस्ती भरे अंदाज में कहा। फिर फैज से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगी। तब तक साहिद भी आ गया और गोभी के पराठे व लस्सी देखकर बीते दिनों को याद करने लगा, जब वे दोनों कैंटीन में बैठकर घर के पराठों और लस्सी का लुत्फ उठाया करते थे। नौरीन को लस्सी बहुत पसंद थी और साहिद को उसकी हर पसंद से लगाव था। उसे याद आया, गर्मियों में वे लोग ग्रुप बनाकर लस्सी पीने अमीनाबाद जाया करते थे। अक्सर हजरतगंज में रॉयल कैफे में बैठते। दोनों अच्छे खाते पीते घरों के थे, लेकिन दोनों का विवाह नहीं हो सकेगा, ऐसा तो किसी ने सोचा भी न था। साहिद के ख्यालों को नौरीन ने तोड़ा। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? वैसे मेरा सम्मेलन तो समाप्त हो चुका है, कल भाईजान के पास लखनऊ जाऊंगी। साहिद को लगा कि बस कुछ घंटे और हैं, लेकिन अभी तो कितना कुछ कहना है, कितना कुछ। वैसे मैं आज खरीदारी करूंगी, नौरीन बोली। फैज का क्या प्रोग्राम है? यह यहीं होटल में रहेगा, शाम को इसे घुमाने ले जाऊंगा। और मुझे तो कंपनी के काम से, बड़े रूखे स्वर में साहिद ने कहा, जो नौरीन को अच्छा न लगा। वह फैज से बोली, क्या तुम मेरे साथ खरीदारी करने चलोगे? फैज खुश होकर बोला, हाँ आंटी, जरूर। साहिद अपनी कंपनी के काम से चला गया तो नौरीन और फैज खरीदारी करने चल दिए। नौरीन जानती थी कि इस उम्र के किशोरों के साथ दोस्तों जैसे व्यवहार करना चाहिए। थोड़ी ही देर में फैज उससे घुल मिल गया, अपने बारे में बहुत कुछ बताने लगा। आंटी, डैडी चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं, पर मुझे बायोलॉजी अच्छी नहीं लगती, मैं कॉमर्स पढ़ना चाहता हूँ। नौरीन को लगा हर माँ बाप बच्चों को वैसा ही बनाना चाहते हैं जैसे वे खुद बनना चाहते थे और न बन सके। नौरीन ने उसे बहुत से छोटे छोटे उपहार दिलाए, टोपी, पेन, कैसेट आदि। फिर दोनों एक होटल में गए जहाँ छोले भटूरे का आर्डर दिया। फैज बहुत प्रसन्न था, जैसे उसे बहुत दिनों बाद कोई अपना मिला हो जो उसकी भावनाओं का कदरदान हो। आंटी, मेरी कक्षा में एक लड़की है, मेरी दोस्त है, मुझे अच्छी लगती है, शायद वह भी मुझे पसंद करती है, कहकर वह स्वयं ही शर्मा गया। नौरीन ने देखा कि कैसे इतिहास अपने आप को दोहराता है। कुछ पल रुक कर बोली, दोस्ती अच्छी बात है, उससे खुलकर बातें करो, परंतु याद रहे यह उम्र पढ़ने की है। इस उम्र में हर लड़की अच्छी लगती है, शायद कुछ समय बाद यह बात न रहे। अतः दोस्ती तो ठीक है, पर प्यार वार अभी नहीं। हाँ, अगर कभी किसी से सचमुच प्यार करना तो ब्याह भी उसी से करना। उसे लगा शायद वह अपनी इच्छाएं उस पर थोप रही है। मैं खूब पढ़ूंगा, पर शादी भी उसी से करूंगा, फैज ने विश्वास के साथ कहा। शाम को जब दोनों होटल पहुंचे तब तक साहिद नहीं आया था। नौरीन अपने कमरे में नहाने चली गई और फैज अपने कमरे में उपहार खोलकर देखने लगा। थोड़ी देर बाद साहिद थका थका सा आया। फैज खुशी खुशी दिन भर की बातें बताने लगा, अपने तोहफे दिखाने लगा। साहिद ने समझाने के अंदाज में कहा, तुम्हें दूसरों से इतने उपहार नहीं लेने चाहिए। फैज ने चहकते हुए कहा, पर वह तो आंटी है, बिल्कुल अपनी। साहिद को अपनी बात स्वयं बेतुकी लगी कि अपनी नौरीन के लिए उसने दूसरे शब्द का प्रयोग कैसे किया। वह तो आज भी उतनी ही अपनी है जितनी कॉलेज के दिनों में थी। वह तो उसके मन में भी वही है जहां पहले थी। बेटे की खुशी देखकर साहिद भी खुश हो गया। नौरीन को धन्यवाद देने के लिए उसके कमरे में गया। वह नहाकर हल्के गुलाबी गाउन में बहुत सुंदर लग रही थी। आयु ने नौरीन पर अपनी छाप नहीं छोड़ी थी, जबकि साहिद पर भरपूर असर हुआ था। खिचड़ी बाल और खिंचा खिंचा सा चेहरा अपनी आयु से 5 वर्ष अधिक ही लगता था। नौरीन उसके एकटक देखने के अंदाज से सहम सी गई। उसके सामने कॉलेज का वह जमाना जैसे फिर साकार हो गया, जहाँ केवल वे दोनों होते थे और तीसरा नहीं, कोई बंधन नहीं। पर वह स्वयं को संभाल कर बोली, काफी पियोगे? हाँ कहकर साहिद ने बात आगे बढ़ाई। फैज तुम्हारे साथ बहुत खुश है, दोनों ने अच्छा समय बिताया और ढेरों उपहार। नौरीन और साहिद एक साथ एक ही बात सोच रहे थे कि काश यह हमारा बच्चा होता। नौरीन, तुम अकेले कैसे रहती होगी? परेशानी तो होती होगी? साहिद ने पूछा। नहीं, बहुत अच्छी तरह से हूँ। जब सबके साथ थी तब परेशान रहती थी, नौरीन ने उत्तर दिया। आखिर साहिद ने मन की बात पूछ ही ली। मेरा मतलब, तुमने शादी क्यों नहीं की? नौरीन के घाव को साहिद ने फिर हरा कर दिया, परंतु
अब वह सीख चुकी थी कि चुभती हुई बातों से कैसे निपटा जाता है। हंसकर बोली, मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। शाहिद के ऊपर यह भरपूर वार था जिसे वह झेल न सका। तुम ताना कस रही हो? हाँ, मैंने तुम्हें कभी खोना नहीं चाहा था, पाना भी तो नहीं चाहा। नौरीन 18 वर्ष पुराने दर्द से तड़प उठी। पाना तो आज भी चाहता हूँ, मेरे दिल में आज भी वही जगह है जो पहले दिन थी। पर मन की गहराइयों से बोला, क्या अब हम साथ नहीं रह सकते? नौरीन ने अचंभे से पूछा, क्या? शाहिद ने बात साफ की, नौरीन, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ और दूसरा विवाह जायज भी है। नौरीन पल भर को सकते में आ गई, फिर संभल कर बोली, शाहिद, तुम भूल रहे हो, इसमें तुम्हारी बीवी का कोई दोष नहीं, उसे सजा क्यों मिले? शाहिद ने सफाई दी, मैं उसे छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उसे प्यार नहीं करता। वह आज भी मुझे एक मजबूरी सी लगती है। नौरीन तड़प उठी, उफ, तुम मर्दों की बात मेरी समझ में नहीं आती। बीबी से प्यार नहीं करते और 3-3 बच्चे पैदा हो जाते हैं। तभी बैरक काफी ले आया, फैज भी नहा धोकर आ गया और बातों को एक नया मोड़ मिल गया। नौरीन सारी रात करवटें बदलती रही। जब शाहिद का प्रस्ताव उसे अपनी ओर खींचता तो सोचती सच उसने आज तक विवाह नहीं किया क्योंकि वह शाहिद का स्थान किसी और को न दे सकी। फिर सोचती यदि वह मान लेती है तो उसकी स्थिति क्या होगी? समाज में तो वह दूसरी पत्नी ही कहलाएगी ना। सहसा उसने स्वयं को झंझोड़ा कि इतनी घटिया बातें वह कैसे सोच सकी। वह स्वयं में संपूर्ण है, अपना जीवन अपनी तरह जी रही है, एक अध्यापिका है। जब वह शाहिद को पा सकती थी तब तो उसने जिद नहीं की, मात्र शाहिद के एक वाक्य से उसने स्वयं को समेट लिया था। उसके जीवन से चुपके से निकल गई और जा बसी 7 समंदर पार, ताकि उसके टूटने और बिखरने की कोई आवाज शाहिद तक ना पहुँचे। शाहिद ने बस इतना ही कहा था, नौरी, मैंने सोचा भी नहीं था कि हमें अलग होना पड़ेगा। यह मेरे जीते जी मौत होगी, मगर मैं मजबूर हूँ, मुझे चचा जान की बेटी से शादी करनी पड़ेगी। यह तुम क्या कह रहे हो? वह हक्का बक्का रह गई थी, जैसे कानों में बम फट रहे हो। मेरी मजबूरी है। अब्बा जान और चचा जान का साझे का कारोबार था। अब्बा जान के मरने के बाद चचा ने हमें कभी कोई कष्ट नहीं होने दिया, स्वयं ही सब कुछ संभाला। अम्मी और उनके मन में इस शादी की बात पहले से ही थी। बात सिर्फ मेरी होती तो कोई बात नहीं थी। मैंने तुमसे उन्हें इसलिए मिलवाया भी था कि घर वाले समझ जाएं, परंतु बात और बिगड़ गई। मैं तो तुम्हारे लिए घर छोड़ देता, मगर वह इसकी सजा सना को देंगे। सना मेरी बहन व उनकी बहू है, मैं उसका घर नहीं उजाड़ सकता। यही मेरी मजबूरी है। तुम समझ रही हो ना, हमारे यहाँ निकाह करना जितना आसान है उससे भी आसान है तलाक देना। नौरीन ने बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और कॉफी हाउस से बाहर निकल गई। कॉफी हाउस ही क्या, वह उसके जीवन से ही निकल गई थी। सोच रही थी, लोग इतना पढ़ लिख कर भी शादी के समय एकदम दकियानूस हो जाते हैं। इसके बाद शाहिद ने नौरीन को बहुत फोन किए, मिलना चाहा, मगर उसने स्वयं को एक ऐसे आवरण में समेट लिया था जहां शाहिद की कोई फरियाद न पहुंच सकती थी। नौरीन रोते रोते सो गई। शाहिद दीवार के उस ओर करवटें बदल रहा था। नौरीन, मेरी प्यारी नौरीन, तुम मुझसे कितनी दूर हो गई। वह सोच रहा था कि कैसे उस एक वाक्य ने उसे नौरीन की दुनिया के लिए अजनबी बना दिया था। उसके हर प्रयत्न के बाद भी वह नौरीन तक नहीं पहुंच पाया था। उसने विवाह टालने का बहुत प्रयत्न किया था, यहाँ तक कि आत्महत्या भी करनी चाहिए, परंतु माँ बहन उसके आड़े आ जाती। उसने नौरीन से लाइब्रेरी में कहा था, क्या हम अच्छे दोस्तों की तरह मिलजुल कर नहीं रह सकते? हम अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त एक दूसरे के रास्ते में बाधा नहीं बनते। अब जिस रास्ते पर तुम चल पड़े हो वहाँ मेरा तुमसे मिलना तुम्हारे रास्ते में बाधक हो सकता है। अच्छा होगा कि हम अलग अलग रहकर अपनी दोस्ती निभाएं। वहीं से दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े थे, लेकिन न वह भूली न वह भूला। लेकिन अचानक नौरीन को देखने के बाद शाहिद फिर उसे पाना चाहता था, मगर वह मानेगी क्या? एक मन कहता, क्यों नहीं, वह मेरा प्यार है मेरे लिए, पर दूसरा मन कहता वह स्वाभिमानी है, मगर वह अकेली रहकर मेरे गुनाह की सजा स्वयं को क्यों दे रही है? क्यों किसी के साथ नहीं जुड़ी? क्या आज भी
उसे मेरा इंतजार है। करवटें बदलते बदलते कब उसे नींद ने आ घेरा, पता ही न चला। तीनों ने सुबह साथ नाश्ता किया। फैज लगातार बोले जा रहा था और नौरीन उसकी हर बात में रुचि दिखा रही थी। उन्होंने शाहिद को बात करने का समय ही नहीं दिया। फैज ने नौरीन के साथ अप्पू घर देखने की बात की तो वह तुरंत मान गई, परंतु शाहिद को ऑफिस का कुछ काम था, अतः उसने कहा मैं नहीं आ सकूंगा। शाहिद के कथन पर फैज मुंह फुलाकर बोला, डैडी तो हमारे साथ घूमने कभी भी नहीं जाते। नौरीन ने शाहिद से पूछा, तुम्हारा काम कब तक हो जाएगा? शायद 12 बज जाए। शाहिद बोला, ठीक है, अप्पू घर में मिलना, खाना साथ ही खाएंगे। नौरीन ने आदेशात्मक स्वर में कहा। नौरीन और फैज एक झूले पर झूलते तो कभी दूसरे झूले पर। नौरीन फैज की तस्वीरें खींचती जाती। शाहिद आया तो देखा दोनों झूलों का आनंद ले रहे हैं। थोड़ी देर बाद तीनों एक साथ झूले पर चढ़े। शाहिद फैज और नौरीन को खुश देखकर सोचने लगा, काश यह खुशी सदा साथ रहे। झूले से उतरकर फैज फिर दूसरे झूले की ओर लपका। इस बार शाहिद स्वयं ही एक अच्छे पिता के समान उसके साथ हो लिया। नौरीन को लगा पिता व पुत्र के बीच दूरी कुछ कम हुई। वह रेस्तरां में बैठी उन्हें देखती रही। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर सोचने लगी, काश यह खुशी मेरी अपनी होती, उधार की नहीं। उसका मन उदास हो चला। होटल आकर शाहिद ने चाय पीने के लिए नौरीन को अपने कक्ष में बुला लिया। फैज काफी चहक रहा था। आंटी, आज बहुत मजा आया है न डैडी? शाहिद ने प्यार से उसे थपथपाया। आंटी, डैडी को मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा। कितना अच्छा हो आप भारत वापस आ जाएं और हमारे साथ रहें, है न डैडी? वह हर बात में शाहिद से हुंकार भरवाता। शाहिद के मन की बात उसने कह दी, जिसे सुनकर नौरीन मुस्कुरा दी। शाहिद बाथरूम में गया तो फैज ने रहस्यमय ढंग से कहा, जानती हैं आंटी, अगर बच्चों को स्वयं अपने माँ बाप चुनने का अवसर मिलता तो मैं आपको मम्मी चुनता। नौरीन धक से रह गई और सोचने लगी, यह बच्चा मुझ में अपनी माँ ढूंढ रहा है या अपनी माँ की तुलना मुझसे कर रहा है। कहीं मैं किसी औरत का पति, किसी माँ का बच्चा तो नहीं चुरा रही। वह और भी बहुत कुछ सोचती, पर तभी शाहिद आ गया। उसकी आंखों में भी प्रश्न था, जैसे कह रहा हो, क्या सोचा? नौरीन चाय पीकर अपने कमरे में गई और सामान बांध कर नीचे भिजवाया। फिर शाहिद के कमरे में गई और बोली, मैं जा रही हूँ। शाहिद ने हैरानी से पूछा, कब, कहाँ? तुम्हें तो सुबह की उड़ान से जाना था। नहीं, मैं ट्रेन से जा रही हूँ। इरादा बदल दिया है। तुम्हें याद है ना, मैंने कहा था हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे, बाधक नहीं बनेंगे। मैं तुम्हारे जीवन व परिवार में बाधा नहीं बनना चाहती। कभी समय निकालकर अपनी पत्नी के साथ अमेरिका आना। मैं 2 दिन लखनऊ में रहूंगी, फिर अमेरिका चली जाऊंगी। अच्छा हुआ उस समय फैज नहीं था, वरना वह कुछ न कह पाती। फैज बहुत अच्छा बच्चा है, उसके दोस्त बनो। इतना कहकर वह शाहिद को कुछ कहने का अवसर दिए बिना अलविदा कहकर बाहर चली गई। शाहिद हैरानी से उसे जाते हुए देखता रहा। मित्रों, कहानी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।